माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में हम क्लास 12 बायोलॉजी का महत्वपूर्ण टिप्पणी को पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में हम 10 सबसे महत्वपूर्ण टिप्पणी को पढ़ेंगे। बस आपको यही टिप्पणी तैयार करके बोर्ड एग्जाम में जाना है। ये टिप्पणी हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज की वीडियो में मैं जितनी टिप्पणी बताऊंगा बस इतना टिप्पणी ही पढ़ना है, इससे बाहर आपको नहीं पढ़ना है। इससे बाहर टिप्पणी नहीं पूछता है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आज का वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप वीडियो पर हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको इस डेली मिलता रहेगा। तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा है कि द्विनिषेचन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो देखिए, इसका उत्तर आपको किस प्रकार से लिखना है। पराग नलिका में उपस्थित दोनों नर केंद्रक नर युग्मक की तरह कार्य करते हैं। जो पराग नलिका होती है उसमें दो नर केंद्रक उपस्थित होते हैं, दोनों नर युग्मक की तरह काम करते हैं। और भ्रूणकेश में, जो भ्रूणकोश होता है, भ्रूणकोश में पहुंचने के बाद इनमें से एक नर युग्मक वास्तविक मादा युग्मक यानी कि अंडकोशिका के अंदर प्रवेश करके केंद्रक के साथ संलयन हो जाता है, यानी केंद्रक के साथ संलयित हो जाता है, कहने का मतलब। तथा जो दूसरा नर युग्मक होता है वो दो ध्रुवीय केंद्रकों द्वारा बने द्वितीय केंद्रक की ओर, यानी जहां पर दो ध्रुवीय केंद्रक होता है वहां पर बने द्वितीय केंद्रक की ओर पहुंचकर उसे निषेचित करता है। इस क्रिया को त्रिसंलयन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 बार निषेचन हुआ, क्योंकि यहाँ पे दो ध्रुव केंद्र यहाँ पे था और एक केंद्र वहां पे था, तो यहाँ पे 3 बार निषेचन, इसलिए त्रिसंलयन कहते हैं। यहाँ पर एक ही भ्रूणकोश में 2 संलयन होता है और इस प्रक्रिया को ही द्विनिषेचन या फिर दोहरा निषेचन कहते हैं। तो ये हो जाएगा द्विनिषेचन पर टिप्पणी। इतना आपको लिखना है। आगे देखिए, दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि असंग जनन क्या है, इसका क्या महत्व है। तो उत्तर देखिए, कुछ पौधों जैसे ऐसे होते हैं, कुछ पौधे जो होते हैं ऐसे होते हैं जिनमें बिना अर्धसूत्री विभाजन के ही नए पौधे का निर्माण होता है। अर्धसूत्री विभाजन की अनुपस्थिति यानी उपस्थिति ना हो, उसके बिना ही नए पौधे के निर्माण की इस प्रक्रिया को असंग जनन कहते हैं। असंग जनन मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। एक होता है कायिक जनन और एक होता है अनिषेक बीजता। तो देखिए, कायिक जनन क्या होता है। यहाँ पे देखिए, कायिक जनन क्या होता है। इस प्रकार के प्रजनन में बीज नहीं बनता, किसी कलिका से नए पौधे का जन्म होता है। जैसे कि आलू हो गया, गन्ना हो गया, हल्दी हो गया, इसमें क्या होता है, बीज नहीं होता, कली को ही काटकर इसमें बोया जाता है। जैसे कि गन्ने का देखिए पौधा काटकर उसको बोते हैं, उसमें से नए पौधे निकलते हैं। दूसरा है अनिषेक बीजता। इस प्रकार का प्रजनन बीज द्वारा होता है, लेकिन बीज के बनने में संयुग्मन एवं अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है, जैसे कि मक्का और धतूरा। ये होता है अनिषेक बीजता। अब आगे देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा है कि बहुभ्रूणता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो देखिए, इसका उत्तर प्रायः एक बीजांड या बीज में एक ही भ्रूण होता है। जो बीजांड या बीज होता है उसमें एक ही भ्रूण होता है, लेकिन जब एक ही बीजांड या बीज में एक से अधिक भ्रूण उत्पन्न होते हैं तो इसे क्या कहते हैं, बहुभ्रूणता कहते हैं। देखिए, मान लीजिए किसी पौधे का ये बीज है। अब बीज जो है इसमें एक ही पौधा निकलता है, इस प्रकार से इसमें एक ही भ्रूण निकलता है। लेकिन अगर एक से अधिक भ्रूण निकल जाए इसमें, जैसे कि एक से अधिक, जब पौधा छोटा निकलता है हल्का से भ्रूण कहते हैं, तो ये बड़ा होता है, इसे पौधा बन जाता है। अगर एक ही बीज में 2-3 पौधे निकल रहे हैं, 2-3 भ्रूण निकल रहा है, तो ये हो गया बहुभ्रूणता। आगे देखिए, अनावृत्त बीजी पौधों में यह घटना अधिक होती है। जो बहुभ्रूणता होती है ये अनावृत्त बीजी पौधे में ज्यादा होती है, लेकिन आवृत्त बीजी पौधों में यह काफी कम पाई जाती है। बहुभ्रूणता की खोज एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने किसमें, संतरे में की थी। इसकी बहुभ्रूणता की खोज कौन किया था, देखिए एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने संतरे के बीज में की थी। इतना आपको लिखना है इसमें। आगे देखिए, अगला हमारा टिप्पणी है आवर्त चक्र पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो देखिए, महिलाओं में अंडाणु का निर्माण प्रत्येक 28 दिन के बाद होता है। इसे आवर्त चक्र, मासिक चक्र या फिर पीरियड कहते हैं। प्रत्येक स्त्री में यह चक्र 12 से 13 वर्ष की आयु में प्रारंभ हो जाता है तथा 45 से 55 वर्ष की आयु में खत्म होता है। आवर्त चक्र का नियमन करने वाले 2 प्रमुख हार्मोन्स होते हैं, एक LH और दूसरा FSH हार्मोन्स। जब ये आवर्त चक्र प्रारंभ हो जाता है तो जो
मादा होती है, महिला होती है, वो माँ बनने के लिए क्या होती है, तैयार हो जाती है, यानी वो माँ बन सकती है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा है कि मनुष्य में लिंग निर्धारण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो देखिए, मानव के प्रत्येक मानव के प्रत्येक कोशिका में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिनमें से 22 जोड़ी गुणसूत्र कायिक गुणसूत्र होते हैं, जिनकी संख्या स्त्री व पुरुष में समान होती है। देखिए, जो मानव होता है उसमें 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं प्रत्येक कोशिका में, लेकिन इसमें जो 22 जोड़ी गुणसूत्र होता है वो स्त्री और पुरुष में समान होता है, लेकिन जो एक जोड़ी होता है 23वां जोड़ा वो भिन्न होता है। वो क्या होता है, लिंग गुणसूत्र होता है, जो कि महिला में XX होता है और पुरुष में XY होता है, तो ये भिन्न होता है। आगे देखिए, जब एक जोड़ी गुणसूत्र लिंग गुणसूत्र होता है, जो जो 23वां जोड़ी गुणसूत्र होता है वो लिंग गुणसूत्र होता है। मादा का लिंग गुणसूत्र XX तथा नर का XY होता है। इन्हीं गुणसूत्रों के द्वारा मानव में लिंग का निर्धारण होता है। देखिए, जो मादा होती है उसमें क्या होता है, उसमें XX गुणसूत्र होता है, लेकिन जो नर होता है उसमें XY गुणसूत्र होता है। जब क्या होता है, महिला का जब पुरुष का जो है X गुणसूत्र जाके महिला के X गुणसूत्र से मिलता है तो क्या बनती है, तो XX युग्मक बनता है, जो कि क्या होती है, लड़की होती है, जो कि लड़की होती है। और लेकिन जब पुरुष का Y गुणसूत्र महिला के X गुणसूत्र से मिलता है तो क्या बनता है, तो हमारा XY युग्मक बनता है, जो कि क्या होता है, जो कि लड़का होता है। तो इस प्रकार से होता है मनुष्य में लिंग निर्धारण। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि अपूर्ण प्रभाविता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो देखिए, दो विपरीत लक्षण वाले पौधों के बीच संकरण कराने पर जब एक लक्षण दूसरे पर पूर्ण रूप से प्रभावी ना हो सके तो इस घटना को अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। जैसे कि मिराबिलिसस जलापा के पौधे में। देखिए, अपूर्ण प्रभाविता क्या होती है, उदाहरण द्वारा समझते हैं। देखिए, मान लीजिए कि हमने सफेद पुष्प और फिर लाल पुष्प में क्या किया, संकरण कराया, तो यहाँ पे क्या बना हमारा, गुलाबी। ना लाल प्रभावी हुआ ना सफेद प्रभावी हुआ, दोनों अपना अपना लक्षण प्रदर्शित कर रहे हैं, तो ये गुलाबी यहाँ पे पौधा बना। तो ये होता है अपूर्ण, यानी कोई पूरी तरह प्रभावित नहीं हुआ, ना सफेद प्रभावी हुआ ना लाल प्रभावी हुआ, ये दोनों अपना 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 गुण प्रदर्शित करें, तो यहाँ पे गुलाबी पौधा बना। ये होता है अपूर्ण प्रभाविता। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि मानव जीनोम परियोजना पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो देखिए इसका उत्तर, मानव जीनोम एक बड़े स्तर की परियोजना है जिसके अंतर्गत मनुष्य के जीनोम में उपस्थित समस्त जीन की पहचान की जाती है। मानव जीनोम में 3 × 10⁻9 क्षार युग्म होते हैं। कितने, देखिए इतने क्षार युग्म होते हैं, 3 × 10⁻9 क्षार युग्म होते हैं, किसमें, मानव जीनोम में। आगे देखिए, तथा प्रति क्षार पहचानने के लिए $3 का खर्च आता है, यानी कि लगभग से 250 रुपये में आप क्या कर सकते हैं, एक जीन की पहचान कर सकते हैं, सॉरी एक क्षार की पहचान कर सकते हैं। आगे देखिए, इस परियोजना की प्रक्रिया को पूरा होने में लगभग 15 वर्ष का समय लगता है, यानी 15 साल का समय लगता है। इसे व्यापकता, यानी इसे इतना बड़ा होने के कारण ही इसे महापरियोजना कहा जाता है, इसे मानव जीनोम परियोजना को। तो इस प्रकार से आपको इतना लिखना होगा। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है कि DNA फिंगरप्रिंटिंग पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो इसका उत्तर देखिए, DNA फिंगरप्रिंटिंग एक ऐसी तकनीकी है जिसकी सहायता से विभिन्न व्यक्तियों अथवा जीवधारियों के DNA में विभिन्नताओं को देखा जा सकता है। इस तकनीक को सर्वप्रथम एलेक्स जेफ्रे ने इंग्लैंड में विकसित किया था। DNA फिंगरप्रिंट विभिन्न ऊतकों, बाल, खून, त्वचा, लार, वीर या योनि द्रव आदि से प्राप्त किए जा सकते हैं। इसका उपयोग करके किसी खूनी, बलात्कारी, पैतृक संबंध आदि की पहचान की जा सकती है। ये होता है DNA प्रिंटिंग। DNA प्रिंटिंग क्या होता है, ये ऐसी तकनीकी या ऐसा प्रक्रिया होता है, ऐसा साधन होता है जिसकी सहायता से विभिन्न व्यक्तियों अथवा जीवधारियों के DNA में विभिन्नता यानी अंतर पाया जा सकता है, जाना जा सकता है। इस तकनीकी को सर्वप्रथम एलेक्स जेफ्रे ने कहाँ पर, इंग्लैंड में किया था। DNA फिंगरप्रिंट कैसे आप ले सकते हैं, देखिए बाल से DNA ले सकते हैं, नाखून से, सॉरी बाल से, खून से,
त्वचा यानी चमड़े से, अगर मुंह से लार गिरा है उससे, वीर गिरा है उससे, योनि द्रोह गिरा है उससे क्या क्या प्राप्त किया जा सकता है। इसका उपयोग करके किसी खूनी, बलात्कारी, पैतृक आदि के, जैसे खूनी मतलब कोई खून किया है तो अगर उसका थोड़ा ही लार गिर गया है, बाल गिर गया तो वहां से पहचान सकते हैं आप। उसका किसी ने बलात्कार किया उससे भी पहचान सकते हैं उससे। पैतृक संबंध, कोई पिता अपने पुत्र को अपना पुत्र नहीं मान रहा है तो उससे भी आप उसको पहचान सकते हैं। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि टीकाकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो देखिए उत्तर, टीका निलंबित कोशिकाओं, शुष्क सूक्ष्मजीवों या कोशिकाओं द्वारा उत्सर्जित एक उत्पाद होता है जिसका उपयोग प्रतिरक्षा प्रदान करने हेतु किया जाता है। यह एंटीजन का घोल होता है जिसे इंजेक्शन द्वारा शरीर में प्रवेश करा के प्रतिरक्षा प्रदान की जाती है। जो इंजेक्शन लगता है आप लोगों को, सबको लगता है जब आप लोग बीमार होते हैं। इस प्रक्रिया को ही टीकाकरण कहते हैं। क्या होता है इसमें, क्या होता है, टीका कहते हैं निलंबित कोशिका होती है। निलंबित कोशिका सूक्ष्म जीवों या कोशिकाओं द्वारा उत्सर्जित एक पदार्थ होता है जिसका उपयोग क्या होता है, प्रतिरक्षा प्रदान करना, यानी आपके शरीर में प्रतिरक्षा डाल दिया जाता है इंजेक्शन से, प्रतिरक्षा के घोल को, जो आपके शरीर में जाके ऊतकों को प्रतिरक्षा प्रदान करता है। इस प्रक्रिया को ही टीकाकरण कहते हैं। सर्वप्रथम एडवर्ड जेनर नामक वैज्ञानिक ने चेचक के टीके की खोज की, इसलिए इन्हें प्रतिरक्षा विद्वान का जनक भी कहा जाता है। अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि स्टेम कोशिकाओं पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो देखिए, स्टेम कोशिकाएं या मूल कोशिकाएं ऐसी कोशिकाएं होती हैं जिनमें शरीर के किसी भी अंग को कोशिका के रूप में विकसित करने की क्षमता होती है। इसके साथ ही ये अन्य किसी भी प्रकार की कोशिकाओं में बदल सकती हैं। इन कोशिकाओं को शरीर की किसी भी प्रकार की कोशिका की मरम्मत करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इनके द्वारा हृदय रोग, बहरापन, रक्त कैंसर, त्वचा निरोपण आदि का उपचार किया जाता है। जो स्टेम कोशिकाएं होती हैं, ये क्या होती है, मूल कोशिकाएं होती हैं, ऐसी कोशिका होती है जिसमें क्या शरीर के किसी भी अंग को कोशिका के रूप में विकसित कर सकते हैं इस स्टेम कोशिकाएं से। इसके साथ ही क्या होता है, इससे किसी भी प्रकार की कोशिका में इसे बदल भी सकते हैं। इन कोशिकाओं को शरीर के किसी भी प्रकार के जो रोग होता है उसे इनका इलाज संभव होता है। तो दोस्तों इस प्रकार से हो जाएंगे क्लास 12 बायोलॉजी के 10 सबसे महत्वपूर्ण टिप्पणी। तो इन्हीं 10 को आपको तैयार करना है, इसी में से आपको बोर्ड एग्जाम में टिप्पणी पूछा जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको इस चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।